डियर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2021। लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी की अपन को कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। कब की दी गई है? 31st March 2021। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है चेकआउट करते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्ट गिवन है, सीधा सीधा वैल्यू। फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी आपको पता है ना, प्रोप्राइटरी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बता दूंगी। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 0.75। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, इसकी तो अपन को डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। ठीक है, देख लेते हैं किस किस की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। आगे करंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो और बोल सकते हैं क्विक रेशियो, ये दे रखा है 1.5। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट एज ए 31st March 2021 assuming that there is no long term debt। यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली है। एक तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन क्या चाहता है अपन से? बैलेंस शीट बनाना एज ए 31st March 2021। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि अपन को अज्यूम करना है कि कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट को अपन मानेंगे 0। ठीक है ना, आपको पता है ना लाइबिलिटी साइड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को अपन को मानना है 0 और करंट लाइबिलिटी तो एक तो पता ही है बैंक ओवरड्राफ्ट, एक दो और निकल जाएगी। ठीक है ना, क्लियर? तो चलिए फटाफट कॉपी पर इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। कॉपी पर सबसे पहले लिखो रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। इसके सॉल्यूशन में एक ही रिक्वायरमेंट थी, बैलेंस शीट, तो वो प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले सबसे पहले लिखना है आपको इन दी बुक्स ऑफ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट। कब की? एज ए 31st March 2021। सिंपल वही अपना फॉर्मेट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। इस क्वेश्चन में ये नहीं पता था कि लाइबिलिटीज में कौन कौन से आइटम है और एसेट्स में कौन कौन से, तो सिंपल अपन ने ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है ना, अब आते हैं इसकी वर्किंग्स की तरफ। वर्किंग्स में पहला दे रखा था नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 4,80,000। तो नेट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख देंगे। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 4,80,000। ठीक है, अब अपन को करंट एसेट्स पता है क्या? नहीं। करंट लाइबिलिटीज पता है क्या? नहीं। तो इसे ऐसे ही छोड़ देगी। ठीक है, अब तो आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं मेरे से, यानी कि मेरे वीडियो के साथ साथ। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो एज इट इज अपन वर्किंग्स के नाम पर लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें पहली वर्किंग अपन ने कंप्लीट कर ली है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 4,80,000। ना अपन को करंट एसेट पता है ना अपन को करंट लाइबिलिटी पता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, सेकंड बैंक ओवरड्राफ्ट, अब इसका डायरेक्ट वैल्यू दे दिया, इसका कुछ करना तो है नहीं, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। थर्ड फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स्ड एसेट इस तरीके के फॉर्मूले में क्या होता है, जो पहले होता है वो आगे आता है, सॉरी जो आगे होता है वो पहले आता है। ठीक है, ये बोलना था। नीचे क्या आ जाएगा? प्रोप्राइटर के फंड, और उसको अपन दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं नेट वर्थ। प्रोप्राइटर फंड्स मतलब सिंपल होता है घर का पैसा, यानी कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और नेट वर्थ भी तो वही होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर इसको आसान करने के लिए अपन यहाँ नीचे लिखेंगे नेट वर्थ। ठीक है, ये कितना दे रखा है अपन को? 0.75। ठीक है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि फिक्स्ड एसेट कितने और नेटवर्क कितना है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, ये गिवन है 3,20,000, तो ये डायरेक्ट गिवन है, इसका कुछ नहीं करना।
नेक्स्ट वर्किंग नंबर 5, करंट रेशियो दे रखा है 2.5। तो सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला बताएंगे। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, कितना दे रखा है 2.5। यहां से अगर आप इक्वेशन बनाओ तो करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे, 2.5 करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। और ये इक्वेशन अपन फर्स्ट वाली वर्किंग में पुट कर सकते हैं। करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटीज, तो फर्स्ट वाली में से पुट करते हैं 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4,80,000। तो हो जाएगा 1.5 CL इज इक्वल टू 4,80,000। और यहाँ से करंट लायबिलिटी आ जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ गया 3,20,000। ठीक, करंट लायबिलिटीज कितना आ गया 3,20,000। अब नीचे देखें तो यहाँ से करंट एसेट्स भी आ जाएगा। करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5 और करंट लायबिलिटीज कितना आया था 3,20,000। तो इंटू करते हैं 3,20,000 इंटू 2.5, ये आ गया 8 लाख। तो अपने करंट एसेट्स आ गए 8 लाख। तो दो चीजें अपन को पता चल गई, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसको फटाफट बैलेंस शीट में लिख देते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, नेटवर्थ तो आएगी यानी कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी का पैसा आता है। उसके बाद क्या आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और क्या आता है, करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्वेश्चन ने खुद बोला था अज्यूम करना है अपन को 0, और करंट लायबिलिटी अपन ने अभी कैलकुलेट कर ली 3,20,000। ठीक है, अब एसेट साइड क्या क्या आता है, एसेट साइड दो ही चीजें आती है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स का अपन को टोटल पता है, अभी तो कैलकुलेट किया था 8 लाख। ठीक है ना। अब देखो कौन कौन सी हमारी वर्किंग कैपिटल वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। पहली वाली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। सेकंड वाली में दे रखा था बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अपन को देखो टोटल करंट लायबिलिटी पता है 3,20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक करंट लायबिलिटी है, यानी कि बाकी की करंट लायबिलिटी क्या होगी, तो जनरली एक ही करंट लायबिलिटी होती है, पेबल, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहां से अपन चाहें तो बाकी की करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, इसी वजह से अपन को करंट लायबिलिटीज को बाइफरकेट करना पड़ रहा है दो चीजों में। एक तो करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट वाली, और दूसरी ट्रेड पेबल या फिर बोल सकते हो क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि जनरली क्रेडिटर्स तो होते ही हैं इसलिए क्रेडिटर्स लिखा है, नहीं तो आप अदर करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000,
करंट लायबिलिटी 3,20,000, कहाँ गया, तो यहाँ से अपने ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे, 320 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 240। तो यहाँ से क्रेडिटर्स आ गए 2,40,000। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था, इसी वजह से अपन को करंट लायबिलिटीज को बाइफरगेट करना पड़ा है। किस किस में बाइफरगेट किया है अपन ने, बैंक ओडी जो कि क्वेश्चन में गिवन था, और अपन ने कैलकुलेट किया यहाँ से क्रेडिटर्स। बैंक ओडी कितना गिवन था, 80,000, और क्रेडिटर्स अपन ने कैलकुलेट कर लिया 240। ठीक है, इन दोनों का टोटल आ गया ये 3,20,000। सिंपल। अब देखो लाइबिलिटी साइड एक ही चीज रह गई है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब इधर आते हैं, सेकेंड वर्किंग कंप्लीट। थर्ड है हमारी फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू 0.75। इसमें अपन ने इसका फॉर्मूला लिख दिया था, लेकिन दिक्कत ये है कि अपन को ना ही फिक्स्ड एसेट्स पता है और ना ही नेटवर्थ पता है, ना ही फिक्स्ड एसेट पता है और ना ही नेटवर्थ पता है। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, अलग पेन से भी कर लेते हैं तो आपको याद रहेगा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट निकालने का तो कोई चांस ही नहीं है, नेटवर्थ निकाल सकते हैं कैसे, थोड़ी सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो नेटवर्थ क्या होती है, ये वाला हिस्सा, किसी अलग पेन से हाईलाइट करते हो, ये वाला नेटवर्थ होती है, ये वाला हिस्सा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये होती है हमारी पूरी नेटवर्थ। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट इसको ले लो, या फिर अपन एक और काम कर सकते हैं, अगर इसको नहीं ले सकते तो अपन इनका टोटल करके इसको माइनस कर दें। ध्यान देना, इसका टोटल करके इसको माइनस कर दें, तब भी तो यही आएगा पार्ट। तो या तो अपन डायरेक्ट ले लेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस नेटवर्थ को निकालने के लिए, या फिर अपन क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो है ही नहीं, माइनस करंट लायबिलिटी, ये आ जाएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो यही इक्वेशन बनाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक, कितना दे रखा है, 0.75। अब यहाँ से फिक्स्ड एसेट्स, नीचे भी आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स कितना दे रखा था, अपन ने कैलकुलेट किया था, ये था 320 लायबिलिटी, और ये कितना था, 8 लाख। कितना आ गया ये, 8 लाख में से 3 20 गए, ये हो गया 4,80,000। और ये अपन डायरेक्ट भी ले सकते थे, क्योंकि अपन को CA माइनस CL यानी कि वर्किंग कैपिटल दे रखी थी 4,80,000, तो डायरेक्ट भी ले सकते थे, पर अपने पास करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटी है, इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर स्पेस नहीं है, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और अलग पेन ले लूं, 0.75 इज इक्वल टू FA फिक्स्ड एसेट, इसी इक्वेशन पे चल रहे हैं। ठीक है, नीचे भी आ जाएगा FA प्लस 4,80,000। ठीक, अब ये इक्वेशन बन जाएगी इधर जाके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इनका इंटू होगा, 0.75 फिक्स्ड एसेट्स प्लस 0.75 का इंटू होगा 4,80,000 में, ये आ गया 3,60,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब 3,60,000
0.25 फिक्स्ड एसेट। ये समझ में आ गया 0.25 कैसे आया? ये 1 FA हो गया और इसमें से 0.75 जाएगा तो 0.25 FA। ठीक है, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो यहाँ से अपने फिक्स्ड एसेट्स आ गए 14,40,000। ठीक, फटाफट इसे बैलेंस शीट में लिख देते हैं। 14,40,000। ठीक है, फिक्स्ड एसेट भी आ गए अपने, करंट एसेट्स भी आ गए। अब इसी से नेटवर्थ भी कैलकुलेट हो जाएगी, इसी वाले फॉर्मूले से। एक बार मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ। इस वाले फॉर्मूले से नेटवर्थ आ जाएगी, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स अपन को पता चल गई। 0.75 इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किए, कितना था? 14,40,000 अपॉन नेटवर्थ। तो यहां से हमारी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा नेटवर्थ। 14,40,000 डिवाइडेड बाय 0.75, ये आ गया 19,20,000। ठीक, तो ये आ गई हमारी नेटवर्थ। फटाफट बैलेंस शीट में लिख देते हैं इसे, 19,20,000। अब ध्यान देना, नेटवर्थ आई है, नेटवर्थ का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों का टोटल आया है 19,20,000। अब रिजर्व एंड सरप्लस का अपन को पता है, गिवन था क्वेश्चन में 3,20,000। तो यहां से अपन शेयर कैपिटल का वैल्यू निकाल लेंगे। नेटवर्थ इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नेटवर्थ कितना आया था अपना? 1920। और शेयर कैपिटल अपन को कैलकुलेट करना है, और रिजर्व एंड सरप्लस 3,20,000 गिवन था। तो यहां से आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल 1920 माइनस 3,20,000, 16 लाख। ठीक, फटाफट बैलेंस शीट में लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल है ना। नेटवर्थ अपन ने कैलकुलेट कर लिया 19,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन था, तो जब इन दोनों का टोटल 1920 है, इसकी वैल्यू 320 है, तो सिंपल शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना होगा? 16 लाख। तो लाइबिलिटी साइड देखो पूरी तरीके से कंप्लीट है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी उन्होंने खुद बोला था अज्यूम करना है 0। करंट लाइबिलिटी दोनों आ गए, क्रेडिटर्स और बैंक ओडी। बैंक ओडी क्वेश्चन में गिवन था। क्रेडिटर्स अपन ने कैसे कैलकुलेट किया? अपन को टोटल लाइबिलिटी पता थी 3,20,000, बैंक ओडी पता था 80,000, उससे अपन ने बैलेंसिंग फिगर से चेक कर लिया क्रेडिटर्स 2,40,000। लाइबिलिटी साइड पूरी कंप्लीट है, फटाफट इसका टोटल करते हैं। ये आ गया 22,40,000। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट करंट एसेट दोनों आ गए अपने। 14,40,000 प्लस 8 लाख, ये भी आ गया 22,40,000। ठीक है, अब एक बार अपनी वर्किंग चेक कर लेते हैं, कुछ बचा है क्या? पहली कंप्लीट, दूसरी कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट, फिफ्थ कंप्लीट। एक लास्ट रह गई अपनी लिक्विड रेशियो वाली। ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लिक्विड रेशियो यानी कि अपना क्विक रेशियो, इसका फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। यही फॉर्मूला होता है इसका। कितना गिवन था? 1.5। अब क्विक एसेट्स पता है क्या? नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना? 3,20,000। तो यहां से अपने क्विक एसेट्स आ जाएंगे। $320,000 इंटू 1.5, ये आ गया 4,80,000।
ठीक, अब ध्यान देना क्विक एसेट्स होते क्या है। प्रीवियस इलस्ट्रेशंस में भी बता चुकी हूँ क्विक एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रखी थी क्या? नहीं, तो इसको अपन मान लेंगे 0। क्विक एसेट्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किए, कितने थे? 4,80,000। करंट एसेट इसे भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना था? 8 लाख। अब स्टॉक को एज इट इज लिख देंगे। अब आप ये सोचोगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन नहीं थी तो उसको 0 मान लिया, स्टॉक की भी तो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, उसको 0 क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं माना? क्योंकि जनरली कंपनी में स्टॉक होता है लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस जनरल नहीं होते, ठीक है। इसलिए अपन ने स्टॉक को एज इट इज लिख दिया और प्रीपेड एक्सपेंसेस को 0 मान दिया। तो अजम्पशन भी ऐसे रखो जो लगे अज्यूम लेने लायक, ठीक है। ऐसे कुछ भी अजम्पशन नहीं लेना है। तो यहां से अपना स्टॉक आ जाएगा 4 लाख, सॉरी 480 था, तो 8 लाख माइनस 4,80,000, ये आ गया 3,20,000, ठीक है। तो कुछ भी अजम्पशन नहीं लेना है, अजम्पशन भी सोच समझ के लेना है कि इन जनरल स्टॉक तो होता है कंपनी में लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होते, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अपन ने 0 ले लिए, ठीक है। स्टॉक कितना आ गया? 3,20,000। अब यहाँ पर अपन बाइफरकेट कर देंगे करंट एसेट्स को, स्टॉक 3,20,000 और बाकी को मान लेंगे अदर करंट एसेट्स। कितना? 4,80,000 जो कि क्विक एसेट्स थे, और इन दोनों का टोटल आ गया 8 लाख। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी सारी वर्किंग्स कंप्लीट हो गई, एक ही रह गई थी 6 वाली, ये कंप्लीट हो गई और अपनी बैलेंस शीट भी कंप्लीट। जाते जाते बस 2 चीजें बोलूंगी, इन दोनों चीजों पे ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। 2 नहीं 3 बातें होंगी। पहली बात ये कि अपन को करंट लायबिलिटीज पता थी तो अपन डायरेक्ट लिख सकते थे 3,20,000, लेकिन क्वेश्चन में गिवन था बैंक ओडी, इसी वजह से अपन को अदर करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ी और उसको हमने नाम दे दिया क्रेडिटर्स, ठीक है। क्योंकि अदर करंट लायबिलिटी में जनरली क्या आता है? बैंक ओडी वगैरह, इसलिए हमने अदर करंट लायबिलिटी में यहाँ पर नाम किसको दिया है? क्रेडिटर्स, क्योंकि जनरली कंपनी में क्रेडिटर्स तो होते हैं इसलिए, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि करंट एसेट्स अपन ने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया टोटल 8 लाख, लेकिन हम वैसे 8 लाख तक रुक जाते, लेकिन हमारी एक वर्किंग रह गई थी लिक्विड रेशियो वाली। अगर क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो नहीं गिवन होता तो हम टोटल लिख देते करंट एसेट्स 8 लाख, लेकिन उसमें लिक्विड रेशियो गिवन था, इसी वजह से अपन को करंट एसेट्स को बाइफरकेट करना पड़ा। किस किस में? स्टॉक और करंट एसेट्स में, स्टॉक और अदर करंट एसेट्स में, ठीक है। वैसे अपन डायरेक्ट लिख देते 8 लाख पूरा, लेकिन इसको बाइफरकेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वहां पर क्विक रेशियो का फॉर्मूला गिवन था, क्विक रेशियो नहीं होता तो कभी स्टॉक निकलता ही नहीं, ठीक है। समझ गए? तो डायरेक्ट लिख सकते थे अगर बैंक ओडी नहीं दे रखा होता और इधर क्विक एसेट्स नहीं दे रखा होता। ये 2 चीजें दे रखी है, इसी वजह से अपन को करंट लायबिलिटी और करंट एसेट को बाइफरकेट करना पड़ा है 2 चीजों में। समझ गए? हाँ, तो मैंने बोला था टोटल 3 बातें बताऊंगी, 2 मैंने बातें बता दी, एक करंट एसेट से रिलेटेड और दूसरी करंट लायबिलिटी से रिलेटेड। एक तीसरी बात यहाँ पर ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई थी, इसलिए जाते जाते एक और बार बता दूं कि यहाँ पर था हमारा फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो, तो आगे वाली चीज ऊपर आएगी यानी कि फिक्स्ड एसेट, और पीछे वाली चीज नीचे आ जाएगी। पीछे वाली चीज क्या होगी? प्रोप्राइटर फंड, और प्रोप्राइटर मतलब घर का पैसा। घर का पैसा क्या होता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो अपन ने यहाँ पर आसान बनाने के लिए यहाँ पर नाम दे दिया है नेट वर्थ। आप चाहो तो प्रोप्राइटर फंड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
फिर अपन को ये पता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि अपन को यहाँ पर दोनों चीजें नहीं पता थी, दोनों चीजें नहीं पता थी, इसलिए अपन को इक्वेशन बनानी पड़ी। ऊपर लिखा फिक्स्ड एसेट्स और नीचे नेटवर्थ का सेकंड फॉर्मूला लिख लिया। नेटवर्थ का एक तो डायरेक्ट यही होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, लेकिन अपने वो फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला यूज किया कि इसमें से टोटल में से ये पूरा माइनस कर देंगे तो बचेगा तो यही, इसी वजह से। तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सब चीजों को माइनस कर देंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यहाँ पर 0 थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, फिर क्या, एक बार बस आपका ये फॉर्मूला बन जाए फिर तो आप इक्वेशन लिख ही सकते हो, क्योंकि करंट एसेट्स पता थे, करंट लायबिलिटी पता थी, फिक्स्ड एसेट पता नहीं थे। अब ऊपर भी आ जाएगा फिक्स्ड एसेट, नीचे भी आ जाएगा, तो सिंपल है कि यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन बन जाएगी तो फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, और एक बार फिक्स्ड एसेट्स आ गए तो यहाँ से नेटवर्थ भी आ जाएगी। सिंपल, एक बार खुद से करना, आपको सिंपल लगेगा। अभी थोड़ा सा पहली पहली बार है इसलिए डर लग रहा है, एक बार खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अपने हाथों से तो आसान लगेगा। ठीक है, वैसे मैंने 3 बातें बोली थी, तीनों बता दी। एक और छोटा सा पॉइंट बताना चाहती हूँ जाते जाते, कि जब भी आपको ऐसे नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी हो और आपको करंट रेशियो गिवन हो, तो हमेशा एक इक्वेशन बनाकर आपको दूसरे में पुट करनी है। जैसे अपन ने क्या किया था, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बनाई थी 2.5 वाली, ये वाली इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन अपन ने कहाँ पुट करी थी, फर्स्ट वाली में, ये रही। ठीक है, तो हमेशा जब भी नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा हो और करंट रेशियो गिवन हो, इसका मतलब अपन को एक इक्वेशन बना के दूसरे में डालनी है। ठीक है, तो वही अपन ने किया। ये जाते जाते जो मैंने आपको 3 कहकर 4 बातें बताई है, ये आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट इज एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इसी तरीके से आपको स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।